Dear student, in this video lecture we are going to discuss enzyme inhibition। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी हम वो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किस तरीके से वो काइनेटिक्स फॉलो करता है एंड डिफरेंट जो लीनियर मॉडल हैं, चाहे उसमें लाइन-वीवर बर्क प्लॉट हो, चाहे डी-हेफिस्टी प्लॉट हो, उनको भी हमने डिटेल डिस्कस किया। क्या आउटकम्स थे, क्या कमियां रहीं माइकलिस मेंटन ने में, जिनको पूरा करने के लिए ये सारे लीनियर ग्राफ दिए गए। प्रेजेंट वीडियो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट वीडियो लेक्चर्स में मैं बात कर रहा हूँ एंजाइम इनहिबिशन की। तो पहली बात तो ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एंजाइम को इनहिबिट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनको अगर अनकंट्रोल तरीके से अगर इनकी एक्टिविटी को फ्री कर दिया गया बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी इनहिबिशन के, तो बहुत सारे सीरियस बायोलॉजिकल आउटकम्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसीलिए एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको बहुत सारे तरीके से हम इनहिबिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम एंजाइम इनहिबिशन की बात करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करना एंजाइम इनहिबिशन कहलाता है। ये दो तरीके से है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन और रिवर्सिबल इनहिबिशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है, जो भी मॉलिक्यूल इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है उसको इनहिबिटर कहते हैं। ये किसी भी नेचर का हो सकता है, राइट। ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है, राइट। तो जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो कोवेलेंटली वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से बाइंड हो जाता है। किसी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो उस एंजाइम का एक मेन पार्ट है। जैसे ये जो एंजाइम है, इसकी ये वाला जो रीजन है ये एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट में अगर ये इनहिबिटर बाइंड हो जाए तो यहाँ पे इसकी जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाएगी, और इस इनहिबिटर की जो बाइंडिंग है अगर वो कोवेलेंट बाइंडिंग है तो वो परमानेंटली वहाँ पे इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, और अब उस एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती। जब वहाँ परमानेंटली इनहिबिटर बाइंड हो गया तो इस इफेक्ट को आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप अगर चाहो कि आप उस एंजाइम की एक्टिविटी को दोबारा से रिस्टोर कर लो तो आप जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब वहाँ पे इनहिबिटर मॉलिक्यूल परमानेंटली बाइंड हो चुका है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा जो इनहिबिशन का टाइप है वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन में जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो एक्टिव साइट से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ता, वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे बाइंड करता है, राइट। तो जैसे ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट, तो यहाँ पे जो इनहिबिटर बाइंड करेगा, ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस होंगे वो नॉन कोवेलेंट होंगे, जिनको ईजिली रिवर्स किया जा सकता है। इसका मतलब कि अगर आप ये चाहो कि रिवर्सिबल इनहिबिशन का जो इफेक्ट है उसको आप ख़त्म करना चाहते हो तो आप ईजिली जो है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एंजाइम को दोबारा से मतलब गेन कर पाओगे, यहाँ एंजाइम आपको फिर से मिल जाएगा रिवर्सिबल इनहिबिशन में, जबकि इरिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम जो है वो आपको फिर से नहीं मिलेगा। अब चूंकि हम डिटेल जो डिस्कस करेंगे आगे वो रिवर्सिबल इनहिबिशन को ही करेंगे आगे। ये रिवर्सिबल इनहिबिशन वैसे तो कई सारे टाइप्स इसमें आते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें तीन जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं: कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें एक मिक्स इनहिबिशन भी कई बार जो है सामने आ जाता है, उसको भी हम देखेंगे। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में इस तरीके से कोई टाइप्स यहाँ पे क्लासीफाई नहीं किए गए हैं। यहाँ सर्टेन कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन शो करते हैं, राइट। तो अगर हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन देखें तो यहाँ पे इरिवर्सिबल इनहिबिशन में जैसे कुछ कंपाउंड हैं, जैसे डाई आइसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट, फिनाइल मिथाइल सल्फोनिल फ्लोराइड। ये जो दो कंपाउंड हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे जो सीरीन रेसिड्यू होता है उससे ये कोवेलेंटली बाइंड कर जाते हैं। तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जब ये सीरीन से बाइंड करेंगे तो ये जो है उसकी एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नॉन फंक्शनल कर देते हैं,
अब वो एंजाइम जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसके अलावा और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आयोडो एसीटेट हैं, आयोडो एसीटामाइड एंड इथाइलेमाइड, राइट। और मेटल हैं जिसमें Eg+2, Hg+2, Pb+2 जो आते हैं, इनकी जो इनहिबिशन इफेक्ट है वो अगर किसी एंजाइम के एक्टिव साइट पे सिस्टीन रेसिड्यू पाया जाता है तो सिस्टीन रेसिड्यू में थायोल ग्रुप पाया जाएगा, तो ये थायोल ग्रुप के साथ कोवैलेंटली बाइंड कर जाते हैं और एक्टिव साइट की एक्टिविटी को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ट्रांजिशन स्टेट से सिमिलैरिटी शो करते हैं, जैसे वो सबस्टेट के साथ सिमिलैरिटी शो नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स में अगर हम देखें तो एक कंपाउंड का एग्जांपल यहाँ पे आता है पायरोल टू कार्बोक्सिलेट। ये जो पायरोल टू कार्बोक्सिलेट है ये प्रोलीन की ट्रांजिशन स्टेट से सिमिलैरिटी शो करता है और प्रोलीन रेसिमेज जो है वो इसके साथ फिर बाइंड वहाँ पे करने लगता है, क्योंकि प्रोलीन रेसिमेज को लगता है कि वो प्रोलीन की ट्रांजिशन स्टेज है, तो वहाँ पे जो है इस तरीके से इनहिबिशन होता है, क्योंकि जो एंजाइम है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए ट्रांजिशन जो एग्जैक्ट ट्रांजिशन स्टेट है उसके साथ बाइंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो गलत मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है और वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। और इस कंपाउंड के साथ एंजाइम जो है वो परमानेंटली बाइंड करता है, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड करता है, और वो कौन सा एंजाइम है, प्रोलीन रेसिमेज, तो ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। इसके अलावा कुछ और केमिकल कंपाउंड भी हैं, जैसे नर्व गैस है, मेलाथायोन है। ये दोनों कंपाउंड क्या करते हैं, एक एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है इसकी एक्टिव साइट पे सीरीन जो है वो पाया जाता है, और सीरीन जो है उसमें OH ग्रुप पाया जाता है। तो ये जो है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की एक्टिव साइट पे मौजूद सीरीन के OH ग्रुप के साथ कोवैलेंटली बाइंड कर जाते हैं और उसकी एक्टिव साइट को नॉन फंक्शनल कर देते हैं। कौन कौन, नर्व गैस और मेलाथायोन, राइट। जो एक और कंपाउंड यहाँ पे आप देख रहे हो एलोप्यूरिनॉल, ये जो एलोप्यूरिनॉल है इसकी मोड ऑफ एक्शन एसिटाइल कोलिनेस्टरेज पे नहीं होती, ये काम करता है जैंथिन ऑक्सीडेज पे। तो जैंथिन ऑक्सीडेज जो है इसकी एक्टिव साइट से एलोप्यूरिनॉल जो है वो बाइंड कर जाएगा और जैंथिन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को परमानेंटली क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये सर्टेन कुछ एग्जांपल्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपको इनके एग्जांपल जो हैं वो ध्यान रखने हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं। अब हम आते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन पर। रिवर्सिबल जो इनहिबिशन है, जैसा कि हमने थोड़ा सा उसके बारे में एक आउटलाइंस बताया था कि भाई जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस पाए जाते हैं, और इसमें जो है हम सबसे पहला जो इनहिबिशन पढ़ेंगे वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। अब नाम से ही क्लियर है कि भाई यहाँ जो है जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहा है, लेकिन वो कंपटीशन किससे बाइंड करने के लिए कर रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एंजाइम है, राइट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो एंजाइम है ऑब्वियसली एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होगी, तो एक्टिव साइट के साथ जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, लेकिन जो इनहिबिटर है जो इस एक्टिव साइट एंजाइम के एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी सबस्ट्रेट की जैसी ही है, मतलब वो सबस्ट्रेट से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करता है। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करेगा तो वो भी एक्टिव साइट से यहाँ पे बाइंड होगा। तो अब यहाँ पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट ये दोनों ही एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए क्या करेंगे, कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। इसका मतलब कि ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे के साथ अगर कंपटीशन कर रहे हैं इसका मतलब इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। अब कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशन है
इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के रूप में देखें तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये हम काइनेटिक्स में भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में। फॉरवर्ड रिएक्शन K1 और बैकवर्ड रिएक्शन K-1। अब देखिए ये तो एक नॉर्मल एंजाइम काइनेटिक्स है। अब इस एंजाइम काइनेटिक्स में अगर इनहिबिटर भी बाइंड हो तो इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से तो बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो कर रहा है, तो वो एक्टिव साइट से बाइंड करता है। ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं ये है एक्टिव साइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट भी कर देते हैं। ये एक्टिव साइट को हमने हाईलाइट कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसका मतलब कि रिएक्शन में अगर एंजाइम जो है वो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो है Ki। तो अब देखिए एंजाइम जो है, अगर मैं 50 मॉलिक्यूल यहाँ एंजाइम के हैं और 50 मॉलिक्यूल्स में से अगर 20 मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर के साथ बाइंड कर गए तो सबस्ट्रेट से कितने किए, 30 मॉलिक्यूल ही बाइंड किए। इसका मतलब पहले की तुलना में जो है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या कर रहे हैं, कम बाइंड कर रहे हैं एंजाइम। अब ये जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में दो ही मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, या तो एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम सबस्ट्रेट, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को हम बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। राइट, क्या कहेंगे इसको, बाइनरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में एंजाइम और इनहिबिटर सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे जैसे ES है ये भी क्या हुआ, बाइनरी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दो तीन चीज़ें आपको खास तौर से याद रखनी है। पहली तो ये कि कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशन है उसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करते हैं, नंबर एक। नंबर दो कि भाई जो इनहिबिटर है और जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ वो सिर्फ बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं जहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल हो, और यहाँ पे या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है इसके जो रेट कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं Ki। राइट, इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि जो इनहिबिटरी इफेक्ट है, इनहिबिटर का जो इफेक्ट है इसको मैं मिनिमाइज करना चाहूं तो मुझे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब कि अगर मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तो मैं इनहिबिटरी इफेक्ट को क्या कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा के कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब देखिए ये तो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में जो एक जनरल बात थी वो हमने की। अब हम ये देखते हैं कि Vmax और Km इन दोनों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Vmax है इस पे कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब Vmax यहाँ कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे जो Km है ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब अगर Km इंक्रीज हो रही है तो एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि भाई जो Vmax है वो कांस्टेंट हुआ और जो Km है वो इंक्रीज हुआ। अब Km अगर इंक्रीज हो रहा है तो एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि Km जो है वो एफिनिटी जो है उसका क्या है, उल्टा है। ठीक है, यहीं पे ये बात ख़त्म नहीं होती है। हमें इसकी जो इफेक्ट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, जो इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो कर रहा है उसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो अभी हमको उस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट माइकेलिस मेंटन इक्वेशन
और लाइन वीवर वर्क इक्वेशन पे देखना है कि मतलब कम्पिटिटिव इन्वर्टर में लाने पे माइकलिस मेंटन जो ग्राफ है वो किस तरीके से चेंज होगा और लाइन वीवर वर्क इक्वेशन किस तरीके से चेंज होगा। तो देखिए एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम इसकी पूरी काइनेटिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि भाई जो कम्पिटिटिव इन्हिबिशन है इसमें Vmax जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कम्पिटिटिव इन्हिबिशन में जैसे Vmax जो है और Km ये इन्वर्टर मिलाने से पहले थे, और अगर हम आफ्टर इन्वर्टर इनको देखें तो V प्राइम Vmax और Km प्राइम आफ्टर इन्हिबिट, तो ये बिफोर इन्हिबिशन, मतलब जब हमने कोई इन्हिबिटर नहीं ऐड किया तब की जो रिएक्शन की, जो कंट्रोल रिएक्शन की जो Km और Vmax आएगा उसको हम Vmax और Km कहेंगे बिफोर इन्हिबिशन। या मैं ये कहूँ कि हमने अभी इन्वर्टर नहीं डाला है तो उस टाइम आपको रिएक्शन का जो Vmax और Km है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V प्राइम मैक्स और Km प्राइम ये है आफ्टर इन्हिबिशन, जब आपने इन्वर्टर डाल दिया है। तो इन्वर्टर डालने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेंगी उसको आप इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने जब ये देखा कि भाई Vmax तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो Vmax है रिएक्शन से इन्वर्टर डालने से पहले और इन्वर्टर डालने के बाद वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब वो बराबर रहेगा। लेकिन जो Km प्राइम है वो चेंज हुआ है, और वो किस तरीके से चेंज हुआ है, अल्फा Km। इसका मतलब वो Km से ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा, वो वैल्यू आपने अल्फा से मल्टीप्लाई की हुई है, ठीक है। तो आफ्टर इन्हिबिशन जो वैल्यू आई उनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अल्फा क्या है। तो जो अल्फा है ये वो फैक्टर है जिस, राइट, देखिए इसमें जैसे Vmax और Vmax प्राइम ये तो इक्वल रहेंगे, या फिर जो Km प्राइम है वो Km के अल्फा मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है अल्फा क्या है। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो इसका जो फॉर्मूला है ये है 1 प्लस इन्वर्टर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ इन्वर्टरी रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है देखिए ये वैल्यू क्या है, जो अल्फा है, अल्फा कहते हैं फैक्टर, राइट, अल्फा जो है वो क्या है, फैक्टर बाय विच Km इंक्रीज, मतलब जिसके मल्टीप्लिकेशन में Km क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। या इसको अगर हम ऐसे ना कहें तो इन्वर्टरी फैक्टर भी बोल सकते हैं, कि मतलब इसको अगर हम ये बोलें इन्वर्टर फैक्टर, राइट, इन्वर्टर फैक्टर। तो इन्वर्टर फैक्टर जो है कि मतलब कितना वो इन्वर्ट कर रहा है, राइट। इसमें जो I आ रहा है ये है इन्वर्टर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इन्वर्टर जो उसकी कंसंट्रेशन है इसको हम यहाँ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, और Ki जो है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ki क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इसको कहेंगे इन्वर्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट, इन्वर्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये कुछ वैल्यू है। अब देखिए Ki जो है, मैंने जैसे लास्ट इक्वेशन में जैसे देखिए यहाँ पे इन्वर्टर जो है बाइंड कर रहा है, और इन्वर्टर जो जब यहाँ बाइंड कर रहा है तो इन्वर्टर इस बाइंडिंग का जो रेट कांस्टेंट है वो है Ki। तो ये Ki है, और इस इन्वर्टर की कंसंट्रेशन जो है वो है ये, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो है Ki। अब इससे क्या मतलब निकल रहा है, अगर मैं I की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं
इसका मतलब मैं इन्वर्टर की कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो के एम प्राइम की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब कि इन्वर्टर कंसंट्रेशन बढ़ाने से के एम प्राइम की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और के एम प्राइम क्या है, ये सबस्ट्रेट के साथ उसकी इन्वर्टर की प्रेजेंस में एफिनिटी है। और के एम प्राइम अगर बढ़ रही है तो ये के एम प्राइम जो है वो एफिनिटी के क्या चलता है, उल्टा चलता है। इसका मतलब इन्वर्टर जितना ज़्यादा होगा सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की एफिनिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि के एम प्राइम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। राइट। तो इस तरीके से आपको काइनेटिक्स को स्टडी करना है। यहाँ पे ये तो हमने देखा कि भाई इन्वर्टर कंसंट्रेशन का एंजाइम की बाइंडिंग एफिनिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो किस रेशो में बढ़ रही है। अब यहाँ अगर हम लाइन-वीवर वर्क इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी और माइकलिस मेंटन जो इक्वेशन पढ़ी थी उस पर अगर हम इफेक्ट देखें तो हमें यहाँ पे देखिए एमएम इक्वेशन कि इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर, कि भाई इन्वर्टर की प्रेजेंस में ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी। तो देखिए माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। तो यहाँ पे वी मैक्स तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जहाँ कहीं भी वी मैक्स आ रहा है वो तो हमको एस सच लिख देना है। वी प्राइम लिख रहा हूँ क्योंकि हम इन्वर्टर की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट को काउंट कर रहे हैं। लेकिन जो के एम प्राइम है वो किसके इक्वल हो रहा है, अल्फा के एम के। तो जहाँ भी के एम प्राइम आएगा वहाँ हमने क्या रख दिया है, अल्फा के एम। तो ये जो है इस तरीके से मॉडिफाई माइकलिस मेंटन इक्वेशन हमें मिला। किसके लिए मिला है, ये कम्पिटिटिव इन्हिबिशन के लिए। एमएम मतलब माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं लाइन वीवर वर्क इक्वेशन अगर मैं देखूं कि भाई इन्वर्टर की प्रेजेंस में जो लाइन वीवर वर्क इक्वेशन है वो क्या आ रही है, वो भी सेम इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर। इनको अच्छे से समझिए, ये बड़ा ही एक डायनेमिक कंसेप्ट है यहाँ पर। तो इन्वर्टर की प्रेजेंस में जब हम लाइन वीवर वर्क इक्वेशन को देखते हैं तो जहाँ कहीं भी वी मैक्स है इक्वेशन में वो तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ वी मैक्स चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ कहीं भी के एम है अब उसकी जगह पे आपको क्या रख देना है, अल्फा के एम रख देना है। तो 1/v प्राइम इक्वल टू, मैं प्राइम अगर कहीं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर बात कर रहा हूँ। तो अल्फा के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू 1/s प्लस 1/v मैक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये लाइन वीवर वर्क इक्वेशन है इन प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव इन्वर्टर। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये स्लोप की वैल्यू है, ये स्लोप को रिफ्लेक्ट करता है लाइन वीवर वर्क इक्वेशन में। राइट, ये हम लाइन वीवर वर्क इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो स्लोप है इसी को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप जो है यहाँ पे आ रहा है अल्फा के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स। अब देखिए यहाँ पे वी मैक्स तो कांस्टेंट है, इसका मतलब नीचे की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। जो के एम है वो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन के साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे इन्वर्टर में ला रहे हो के एम की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब इन्वर्टर कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो इन्वर्टर कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ के एम की वैल्यू जो है, के एम प्राइम जो है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। और के एम प्राइम की वैल्यू ही तो हमने यहाँ अल्फा के एम रखी है। तो जब ये के एम की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल जो है ओवरऑल के एम की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ती है। और के एम की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो के एम ऊपर आ रहा है, फाइनली स्लोप क्या होगा,
इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि लाइनवीवर बर्क इक्वेशन में अगर आपको दो ग्राफ दे दे और आपसे पूछे कि कौन सा ग्राफ जो है इन्वर्टर की प्रेजेंस को शो कर रहा है, तो जिस ग्राफ में स्लोप ज़्यादा है वो इन्वर्टर की प्रेजेंस को शो करेगा, राइट। अब इसको किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है उसको हम अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को अब हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव इनोवेशन है उसमें किस तरीके से चीज़ें आगे काम कर रही हैं। कॉम्पिटिटिव इनोवेशन में ये जो ग्राफ है ये है माइकेलिस मेंटन ग्राफ, ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलता है। और ये जो ग्राफ है ये है LB, लाइनवीवर बर्क इक्वेशन, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये है LB, ये हमें पता ही है। और ये कौन सा, माइकेलिस मेंटन। तो यहाँ पे जो माइकेलिस मेंटन है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो Vmax है ना तो ये प्लस आई कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये जो है ये माइनस आई। तो जो इन्वर्टर है Vmax तो अभी भी उसका कांस्टेंट है, क्योंकि आप Vmax कैसे कैलकुलेट करते हो, इस तरीके से माइकेलिस मेंटन में इस तरीके से लाइन खींच के ये वाली जो मैक्सिमम y इंटरसेप्ट की वैल्यू ये Vmax को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो Km है इसके रेस्पेक्ट में तो Km आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन जो Km प्राइम है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको इस कंसेंट इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर वो आपको यहाँ मिलेगी Km प्राइम, जिसको हम Km प्राइम कह रहे हैं। इसका मतलब Km की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो Km प्राइम की वैल्यू कितनी बड़ी है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फा Km। और अल्फा क्या है वो हमने फॉर्मुलेशन से आपको समझा दिया है कि उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस इन्वर्टर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इन्वर्टर। तो ये तो था माइकेलिस मेंटन एक ग्राफ की रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ है उसमें किस तरीके से आप पता करोगे जब आपको इन्वर्टर की प्रेजेंस में काइनेटिक स्टडी करना है। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन के रूप में अगर आपको दिया हुआ है तो लाइनवीवर बर्क इक्वेशन में जैसा कि 1/v0 और 1/s के बीच में जब आप कर्व स्टडी करते हो तो ये डबल रेसिप्रोकल कर्व है। ये डबल रेसिप्रोकल कर्व में जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट 1/Vmax को रिफ्लेक्ट करता है और जो स्लोप है इसका जो स्लोप है वो Km/Vmax को, राइट। लेकिन यहाँ पे जो Vmax है वो तो कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर और इन एब्सेंस ऑफ इन्वर्टर आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1/Vmax जो है वो चेंज नहीं हुआ है, चाहे वहाँ इन्वर्टर है चाहे इन्वर्टर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप Km को देखते हो इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर Km की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है और इंक्रीज होने के कारण वो इधर की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर रही है, राइट। ग्राफ जो Km की वैल्यू है वो 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रही है। तो इसका मतलब इन्वर्टर की प्रेजेंस वाला कर्व ये है और इन्वर्टर की एब्सेंस वाला कर्व ये है। मैंने प्रीवियस उसमें स्लाइड में भी आपको ये बताया था कि भाई जो स्लोप है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, इसका स्लोप ज़्यादा है। इसको अगर मैं ए नाम दूं तो ए लाइन का स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। इसीलिए इन्वर्टर की प्रेजेंस में प्रीवियसली मैं ये डिस्कस भी किया था कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर स्लोप जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए ये जो स्लोप की मैं बात कर रहा हूँ ये लाइनवीवर बर्क इक्वेशन में ही लागू है, आप इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में लागू मत करना। दूसरा ये कि कभी कभी बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्लोप को कैसे आइडेंटिफाई करे कि स्लोप ज़्यादा है या स्लोप कम है। तो देखिए आप ग्राफ के ऊपर बैठ जाइए, राइट। ये मान लो मैं यहाँ बैठ गया तो जिधर से गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो इसका मतलब उधर स्लोप ज़्यादा है। ढलान देखिए तो जिधर ढलान ज़्यादा है उधर स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो लाइन है ग्राफिकल लाइन ए है,
इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब ये इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर वाली लाइन है। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है उसकी काइनेटिक्स को स्टडी किया गया है और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे कि वही कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशन है इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछ लिया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो देखिए HMG-CoA रिडक्टेज एक एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में। HMG-CoA रिडक्टेज, बहुत सारे लोगों में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा उनको कुछ दवाएं खिलाई जाती हैं। तो उनको जो दवाएं खिलाई जाती हैं एग्जैक्टली उनमें होता क्या है, उनमें कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो HMG-CoA रिडक्टेज जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को टारगेट करते हैं। तो इस एंजाइम को जो टारगेट किया जाता है वो है स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स। तो स्टैटिन जो ड्रग्स होते हैं वो इनको टारगेट करते हैं। तो स्टैटिन ड्रग जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ HMG-CoA रिडक्टेज के सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं और वो HMG-CoA रिडक्टेज से बाइंड करते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, राइट। तो HMG-CoA रिडक्टेज की एक्टिविटी को स्टैटिन ड्रग से जो आप ब्लॉक कर रहे हो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को मिनिमाइज करने के लिए, ये एक तरीके का क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है, क्योंकि HMG-CoA रिडक्टेज के साथ स्टैटिन ड्रग्स जो है वो सिमिलैरिटी शो करते हैं। दूसरा एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आपने अक्सर गांव में देखा होगा, बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कोई आदमी अगर देसी दारू से मर रहा है, मतलब उसने बहुत ज़्यादा जो है देसी जो है वाइन पी ली है, तो यूजुअली क्या होता है इसका जो सिंथेटिक प्रोसेस है वो इस तरीके का होता है कि देसी जो दारू होती है उसमें मेथनॉल की कंसंट्रेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर जो है वो मेथनॉल के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करता है, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि देसी दारू पीने से हो क्या रहा है, जो मेथनॉल है, मेथनॉल जो है वो हमारे बॉडी में जाता है, क्योंकि जो देसी है उसमें मेथनॉल की कंसंट्रेशन कभी कभी बढ़ जाती है और ये हमारे शरीर में जाके फॉर्मेल्डिहाइड बना देता है, SCHO बना देता है। और SCHO जो है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है, एक टॉक्सिक कंपाउंड है। अब जब भी कभी कोई देसी जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है देसी वाइन, तो डॉक्टर क्या करता है उसको इंग्लिश वाइन पिलाता है और इंग्लिश वाइन के अंदर मेथनॉल की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और एथेनॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश जो वाइन है उसमें एथेनॉल ज़्यादा है और जो देसी पिया हुआ है उसमें मेथनॉल ज़्यादा है। दोनों का रिसेप्टर सेम है और दोनों रिसेप्टर से बाइंडिंग के लिए कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग शो करते हैं। तो जब आप किसी को मेथनॉल की जगह इथेनॉल ज़्यादा पिला दोगे तो रिसेप्टर से क्या ज़्यादा बाइंड होगा, इथेनॉल, और बॉडी के सेल के अंदर क्या जाएगा, इथेनॉल, और इथेनॉल जो है वो सेल के अंदर जाके एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, CH3CHO में कन्वर्ट होता है और एसिटाल्डिहाइड जो है ये नॉन टॉक्सिक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो टॉक्सिक है, एसिटाल्डिहाइड जो है वो नॉन टॉक्सिक है। इस तरीके से आप देसी जो मेथनॉल है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपने जो है कुछ सल्फा ड्रग्स के बारे में सुना होगा। सल्फा ड्रग्स क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, एक एंजाइम पाया जाता है फोलेट सिंथेज, राइट, फोलेट सिंथेटेज। ये फोलेट सिंथेटेज जो एंजाइम है ये माइक्रोबियल जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि फोलेट सिंथेटेज जो एंजाइम है इसके लिए जो सबस्ट्रेट का काम करता है वो पाबा है, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। तो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड क्या करेगा, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा। ये एक सबस्ट्रेट है इस एंजाइम का, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम के साथ जब बाइंड करता है तो यहाँ से ये पावा जो है फोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
फोलिक एसिड में। और जो फोलिक एसिड है ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मान लो मेरे बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब्स जो है वो इन्फेक्शन कर दिए और मैं चाहता हूँ कि वो जो माइक्रोब्स हैं उसको मुझे मारना है, मतलब वो मेरी बॉडी से वो इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि फोलिक एसिड सिंथेसिस जो है वो मिनिमाइज हो, ताकि जो है फोलिक एसिड सिंथेसिस मिनिमाइज होने के कारण जो है माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो, वो भी कम हो जाए। तो यहाँ पे जो दवाएं दी जाती हैं उनमें सल्फा ड्रग्स जो है वो होते हैं। सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो है पावा से स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करती है। तो सल्फा ड्रग्स जो है वो फोलेट सिंथेटेज एंजाइम के एक्टिव साइट पे पावा की जगह पे बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड होने के बाद वो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फॉलिक एसिड वहाँ नहीं बनेगा और माइक्रोब्स ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो है एक एंजाइम, एक कंपाउंड है, एक और अगर एग्जांपल देखें तो डाई डीऑक्सीइनोसिन, डाई डीऑक्सीइनोसिन। ठीक है। तो डाई डीऑक्सी जो इनोसिन है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DDI। तो बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर देते हैं, और जो रेट्रोवायरस होते हैं और उनके अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है इसको हमें ब्लॉक करना होता है ताकि वो अपनी कॉपी कम से कम बनाए। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है डाइडिऑक्सीनोसिन, उसके लिए कम्पिटिटिव इन्हिबिटर का काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कुछ रेट्रोवायरस में पाए जाते हैं, सम रेट्रोवायरस। तो इस तरीके से कुछ हमने कम्पिटिटिव इन्हिबिशन के केस देखे। इसके अलावा कम्पिटिटिव इन्हिबिशन में क्रैब्स साइकिल के अंदर एक कंपाउंड है मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड जो है ये क्रैब्स साइकिल में बनता है, और ये मेलोनिक एसिड एक एंजाइम पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है। तो मेलोनिक एसिड कम्पिटिटिव इन्हिबिटर का काम कर रहा है किसके लिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए। और ये जो है TCA का एंजाइम है, लेकिन TCA साइकिल क्रैब्स साइकिल का एंजाइम है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। यूजुअली TCA के एंजाइम जो है वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये अकेला एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई कम्पिटिटिव जो इन्हिबिशन है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरीके से वो Km और Bmax को चेंज कर रहा है। अगला जो कम्पिटिटिव जो रिवर्सिबल इन्हिबिशन में हम टाइप पढ़ रहे हैं वो है नॉन कम्पिटिटिव इन्हिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इन्हिबिशन में यहाँ क्या होता है कि जैसे जो एंजाइम्स होते हैं उनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट पाई जाती है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, राइट। तो जो एक्टिव साइट है यहाँ पे तो सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और जो एलोस्टेरिक साइट है वहाँ पे क्या बाइंड करेगा, वहाँ पे कोई भी, जैसे ये एंजाइम है तो ये तो एक्टिव साइट है, और ये जो है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है इनहिबिटर। तो ये तो हुई एक्टिव साइट, और ये कौन सी साइट हुई, एलोस्टेरिक साइट। तो जो एलोस्टेरिक साइट है उससे जैसे ही इनहिबिटर बाइंड करेगा, देखिए दोनों की यहाँ पे बाइंडिंग साइट अलग अलग है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है, लेकिन जो इनहिबिटर है वो किससे बाइंड कर रहा है, वो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर रहा है। ठीक है। दोनों की बाइंडिंग साइट्स क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम इसको काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो देखिए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट प्लस
एंजाइम को फिर से रिलीज कर देगा। तो ये हो गया K1, ये हो गया K-1, ये हो गया K2। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। अब हमें ये देखना है कि भाई जो इनहिबिटर है वो तो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और वो सबस्ट्रेट वाली साइड पे बाइंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इसके साथ भी बाइंड कर सकता है +I। तो जब इसके साथ बाइंड करेगा तो वो क्या बनाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर से किससे बाइंड कर सकता है, सबस्ट्रेट से। और सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद वो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने और उससे फिर इनहिबिटर बाइंड करें, और वो इधर से भी बन सकता है। ठीक है, इसका जो रिएक्टेंट होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट सॉरी, वो होगा Ki। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो इनहिबिटर है वो यहाँ बाइनरी कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है और यहाँ टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है। इसका मतलब कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है कि जो इनहिबिटर है वो सब एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो रहा है, वो किससे बाइंड हो रहा है, एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो रहा है। और एलोस्टेरिक साइट जो है वो बाइंड होने के बाद जो है वो, जब मान लो ये सबस्ट्रेट है, ये बाइंड हो चुका है एंजाइम से, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इनहिबिटर इससे भी बाइंड हो जाएगा क्योंकि एक्टिव साइट पे बाइंड हुआ है सबस्ट्रेट, एलोस्टेरिक साइट अभी भी खाली है यहाँ पे, तो ESI कॉम्प्लेक्स बन गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एंजाइम पहले इनहिबिटर से बाइंड करे, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स में भी एक्टिव साइट अभी खाली है, वो फिर से सबस्ट्रेट से बाइंड हुआ और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो इसको कहते हैं हम टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ 3 मॉलिक्यूल के बनने से ये कॉम्प्लेक्स बनता है। 3 मॉलिक्यूल कौन सा है, एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर। और EI जो है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यहाँ पे बाइनरी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और यहाँ टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। और ES इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ये भी क्या है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ 2 ही मॉलिक्यूल मौजूद हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो इसका मतलब कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इसमें जो इनहिबिटर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वो एलोस्टेरिक साइड से बाइंड होता है। दूसरा, यहाँ बाइनरी और टर्नरी दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यहाँ पे Km और Vmax अगर हम दोनों को देखें तो जो Km है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और जो Vmax है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km कांस्टेंट है जबकि Vmax क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आती कई बार बच्चे को कि Vmax डिक्रीज क्यों हो रहा है जबकि एक्टिव साइट जो है उस पर तो इनहिबिटर बाइंड ही नहीं कर रहा है। तो देखिए इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी जो एक्टिव साइट होती है ना, आप हमेशा ये चीज याद रखना कि एक्टिव साइट को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। जो एक्टिव साइट है ये, इसमें 2 पार्ट होते हैं, और जो 2 पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जो सबस्ट्रेट से बाइंड करे, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। और दूसरी जो पार्ट होता है इसी एक्टिव साइट का वो होता है कैटालाइटिक साइट। ठीक है, कैटालाइटिक साइट। तो देखिए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट वो होती है जो सबस्ट्रेट से बाइंड करती है, लेकिन ये कैटालिसिस नहीं करती। कैटालिसिस, इसके पास पाए जाने वाले कुछ और फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कैटालिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको कैटालिटिक साइट कहते हैं। तो ये जो एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर बाइंड होता है, ये करता क्या है, ये मॉलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को, ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट दोनों जो हैं वो मिलके एक्टिव साइट बनाते हैं। एक्टिव साइट के अंदर ही ये दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो एलोस्टेरिक साइट जो होती है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे ही वह इनहिबिटर बाइंड होता है वो कैटालिटिक साइट को मॉड्यूलेट कर देती है।
इस कैटालिटिक साइट के कन्फर्मेशन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। कन्फर्मेशन चेंज हो गया जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे क्या बना, बाइंड हुआ, इनहिबिटर बाइंड हुआ। तो देखिए जैसे ही यहाँ कन्फर्मेशन चेंज होगा तो उसकी कैटालिटिक साइट जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, लॉस हो गई। एक्टिविटी जो है इसकी एक्टिविटी क्या हुई, लॉस हो गई। इसका मतलब कैटालिटिक साइट अगर अपना काम नहीं कर पाती है तो उससे क्या चेंज होगा, उससे वीमैक्स चेंज होगा, लेकिन बाइंडिंग चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाइंडिंग में कैटालिटिक साइट का कोई रोल ही नहीं था। बाइंडिंग में किसका रोल था, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट का रोल था। इसीलिए यहाँ Km चेंज नहीं हुआ है, Km यहाँ कांस्टेंट है। डिक्रीज क्या हुआ है, Vmax हुआ है, क्योंकि जो एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर बाइंड हुआ है वो कैटालिटिक साइट में कन्फर्मेशन चेंज करता है, ना कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में, राइट। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी कि नॉन कॉम्पिटिटिव में Km कांस्टेंट रहते हुए Vmax कैसे डिक्रीज हो जाता है, राइट। अब देखिए वही जैसे हमने कॉम्पिटिटिव में देखा था कि Vmax और Km ये बिफोर इनहिबिशन और आफ्टर एडिंग इनहिबिटर, मैं इनको क्या नाम दूंगा, V प्राइम मैक्स और Km प्राइम। भाई इनका एक रिलेशनशिप तो देखना पड़ेगा कि जो जैसे ही आप इनहिबिटर बाइंड डालते हो रिएक्शन में तो इनकी वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। तो ये तो है बिफोर इनहिबिशन, बिफोर एडिशन ऑफ इनहिबिटर आई, मतलब रिएक्शन में आपने इनहिबिटर ऐड नहीं किया है, कंट्रोल रिएक्शन है, या फिर इसी को हम कहते हैं कंट्रोल रिएक्शन। और अगर आपने इनहिबिटर बाइंड कर दिया है, मतलब ऐड कर दिया रिएक्शन में, तो आफ्टर एडिशन ऑफ इनहिबिटर, आफ्टर एडिशन ऑफ आई, ठीक है। अब देखिए इनका रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पे Km तो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो Km है वो तो Km और Km प्राइम दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जो Vmax प्राइम है, मतलब इनहिबिटर ऐड करने के बाद जो Vmax आ रहा है वो कंट्रोल रिएक्शन की Vmax डिवाइडेड बाई अल्फा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा जो है वही जो हमने कॉम्पिटिटिव में पढ़ा था, 1 प्लस इनहिबिटर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनहिबिटर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ki। अब अगर अल्फा बढ़ता है, अगर आप देखिए अगर आप यहाँ पे तो यहाँ पे आप कंक्लूजन निकालिए इस इक्वेशन से, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है, ठीक है, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हैं, अगर आप इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो आप जब आई की वैल्यू को बढ़ाओगे तो अल्फा भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अल्फा अगर बढ़ेगा तो वी मैक्स जो है, वी मैक्स प्राइम, ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूसरा ये तो था कि भाई वी मैक्स कितना कम होगा, तो वी मैक्स प्राइम इज इक्वल टू वी मैक्स बाई अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वी मैक्स उतना ही कम होगा अंडर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इसका माइकेलिस मेंटन और लाइनवीवर बर्क इक्वेशन पे क्या इफेक्ट है। तो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एमएम इक्वेशन बोले तो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो किस तरीके से आएगी, उसको देख लेते हैं। एमएम इक्वेशन, तो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, और किस तरीके से चेंज होगी वो देखिए। इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है आपको, आपको ये देखना है कि माइकेलिस मेंटन इक्वेशन है क्या, V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस
डिवाइडेड बाई के एम प्लस एक्स। तो यहाँ पे के एम तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वी मैक्स चेंज हो रहा है। तो वी मैक्स की जगह पे क्या लिखना है आपको, वी मैक्स बाई एल्फा इंटू एस, क्योंकि वी मैक्स की जगह जो है अब वेलोसिटी वी मैक्स नहीं है, अब क्या वी मैक्स बाई एल्फा है। उसके बाद के एम प्लस एस, के एम तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो के एम को एस सच लिख देना है। ये जो इक्वेशन है ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर। लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन जो है वो क्या होगी, एलबी इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर इन प्रेजेंस ऑफ आई, और आई किस नेचर का होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ आई नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर टाइप का होना चाहिए। तो 1 अपॉन वी, राइट, वही 1 अपॉन वी होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन वी प्राइम मैक्स इज इक्वल टू के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स, और वी मैक्स में जो डिवाइडेड बाई अल्फा है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन वी मैक्स, तो वी मैक्स में जो अल्फा है वो ऊपर आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन हो गई किसकी प्रेजेंस में, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो वैल्यू है ये स्लोप की वैल्यू है, ये हम लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन में बता चुके हैं, ये क्या है, ये स्लोप है, ठीक है। अब ये जो स्लोप है किसी भी स्लोप को देखो इन्वर्टर की प्रेजेंस में यहाँ स्लोप कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसको हम देखते हैं। तो जो स्लोप है इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, आपको नीचे लिखना है, स्लोप इज इक्वल टू एल्फा के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स। यहाँ पे वी मैक्स जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वी मैक्स जब कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू, ये चूंकि नीचे आ रहा है और नीचे की वैल्यू अगर कम हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। वी मैक्स कम होने से स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टर ग्राफ का स्लोप, लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन का स्लोप बढ़ता है, ठीक है। उसको आगे हम ग्राफिकल उसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इसी फॉर्मूले से सीधा मिल जाएगा। अब ये जो स्लोप है वो किस तरीके से बढ़ता है, क्या चेंज है, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन से जो ग्राफ बना है वो है, और ये है लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन डबल रेसिप्रोकल ग्राफ। तो माइकलिस मेंटन से जो आपको ग्राफ मिलता है वो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और यहाँ पे जो वी मैक्स है वो कम हो रहा है। तो देखिए इन्वर्टर नहीं था तो वी मैक्स आपका यहाँ पे आ रहा है वी मैक्स, लेकिन जैसे ही आपने इन्वर्टर मिला दिया तो ये प्लस बी जो है वो प्लस आई की प्रेजेंस में है, तो देखिए आपका जो वी मैक्स है वो भी कम हो गया, तो ये हो गया वी प्राइम मैक्स, ठीक है। अब वी प्राइम मैक्स जो है वो वी मैक्स बाई अल्फा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब कि आप अगर हाइपरबोलिक कर्व में इन्वर्टर के इफेक्ट को देखते हो तो आपको इस तरीके का ग्राफ वहाँ पे मिलेगा, जहाँ वी मैक्स जो है वो कम हो रहा है लेकिन के एम जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। अब लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन में अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 अपॉन वी जीरो और 1 अपॉन एस के बीच ये ग्राफ है। तो 1 अपॉन यहाँ पे देखिए जो के एम है वो तो कांस्टेंट है, इसीलिए x का जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ चेंज नहीं हुआ, और ये जो x का इंटरसेप्ट है ये -1/km को रिफ्लेक्ट करता है।
इसलिए यहाँ पे देखिए दोनों ही ग्राफ में जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कांस्टेंट रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है, -1/km है। इसके बाद जो इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है, ये 1/Vmax को शो करता है। क्योंकि Vmax चेंज हो रहा है इसीलिए वाई इंटरसेप्ट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे 1/Vmax जो है वो चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ जो है वो इन्वर्टर की प्रेजेंस में है। तो मैंने आपको स्लोप वाले इक्वेशन से ये बताया था कि भाई जो स्लोप है उसमें जो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इन्वर्टर, जब हमने लाइनवीवर बर्क इक्वेशन को मॉडिफाई किया था तो वहाँ हमें जो स्लोप मिला था वो क्या मिला था, α/Km/Vmax मिला था। और नॉन कम्पिटिटिव की प्रेजेंस में Vmax क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्लोप क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, इसको मैं अगर ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, तो स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है। इसका मतलब ये इन्वर्टर की प्रेजेंस वाला ग्राफ है और ये इन्वर्टर की एब्सेंस वाला ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है लाइनवीवर बर्क इक्वेशन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व दोनों में जो है आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी जो ग्राफ लाइन है वो इन्वर्टर की प्रेजेंस को शो कर रही है और कौन सी ग्राफ लाइन इन्वर्टर की एब्सेंस को शो कर रही है, राइट। अगर इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है जैसे साइनाइड जो है, अगर बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो हमने सुना है कि जो साइनाइड मतलब रिपोर्ट किया है, ये जो साइनाइड है वो एक एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक प्रोटीन है। ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ये ETS जो है पाथवे के लिए प्रोटीन है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है इसकी एक्टिविटी को साइनाइड ब्लॉक कर देता है और इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने के कारण इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो रुक जाता है। और इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो रुका ETS भी ब्लॉक हो जाता है और तुरंत पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इस साइनाइड जो है वो जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन को शो करता है। पहला एग्जांपल तो ये है। दूसरा एल आइसोल्यूसिन, राइट। तो एल आइसोल्यूसिन जो है एक एमिनो एसिड है। तो एल आइसोल्यूसिन एक एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और वो एंजाइम है थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज। एंजाइम कौन सा है, थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज। ठीक है, तो ये जो थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज है ये भी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन को फॉलो करता है। तो आपको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में दो एग्जांपल याद रखने हैं, साइनाइड और एल आइसोल्यूसिन जो कि थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज को एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, जबकि जो साइनाइड है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज प्रोटीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है। ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ये एक ETS प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कंपोनेंट है। ठीक है, ये आगे हम ETS में भी इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब एक तीसरे टाइप का आता है जिसको हम कहते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जैसे एक एंजाइम है, एंजाइम में जो है एक सब एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। जब यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर रहा था तो यहाँ कोई एलोस्टेरिक साइट नहीं थी, लेकिन जैसे ही एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा सा ना अलग कलर से, एंजाइम के साथ जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो ये जैसे यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो ये इसमें कुछ इस तरीके के कन्फर्मेशन चेंज करता है कि इसमें एलोस्टेरिक साइट एक्सपोज हो जाती है। यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग के बाद इसने कुछ कन्फर्मेशन चेंज किए और कन्फर्मेशन चेंज के बाद यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट एक्सपोज हुई और उस एलोस्टेरिक साइट से अब कौन बाइंड होगा, इनहिबिटर बाइंड होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है ये जो बाइंड कर रहा है एंजाइम के साथ, ये जब एंजाइम के साथ बाइंड कर लेता है तब वहाँ पे वो कन्फर्मेशन चेंज इंड्यूस करेगा और उस कन्फर्मेशन चेंज के साथ
इंड्यूस के बाद यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट एक्सपोज होती है और एलोस्टेरिक साइट से फिर कौन बाइंड होगा, इनहिबिटर बाइंड होगा। और इनहिबिटर बाइंड होने के बाद ये इस सबस्ट्रेट के साथ इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब देखिए इनहिबिटर जैसे ही एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, एक्टिव साइट में मैंने दो पार्ट बताए थे, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, राइट। तो ये दोनों में ही चेंज करता है, ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को भी चेंज करेगा और ये कैटालिटिक साइट के कन्फर्मेशन को भी चेंज करेगा। और इस तरीके से चेंज करता है कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट की तो बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देता है और कैटालिटिक साइट की एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। उससे क्या होगा, उससे जो है Km और Vmax वो दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। अब इसको थोड़ा सा काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट वो दोनों बाइंड हुआ और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे प्रोडक्ट प्लस एंजाइम फिर से वो रिलीज कर देता है। ये हुआ K1, ये हुआ K-1, ये हुआ रेट कांस्टेंट K2। अब जो इनहिबिटर है, जैसे ही आप रिएक्शन में इनहिबिटर डालोगे तो वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट से जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट के बाइंड होने के बाद एलोस्टेरिक साइट यहाँ पे एक्सपोज होती है। इसका मतलब सबस्ट्रेट सिर्फ इस कंडीशन में ही बाइंड हो सकता है और इसका जो रेट डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये क्या, Ki है और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, ESI। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है इनहिबिटर की प्रेजेंस में, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सिर्फ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनहिबिटर तभी बाइंड करेगा जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या हो रखा हो, बाइंड हो रखा हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड कर देता है तो वो एक्टिव एंजाइम में कुछ कन्फर्मेशन चेंज करता है और एंजाइम में कन्फर्मेशन चेंज से वहाँ एलोस्टेरिक साइट एक्सपोज होती है और जैसे ही इनहिबिटर वहाँ बाइंड करेगा, इनहिबिटर बाइंड होने के बाद वो एक्टिव साइट में जो दो हिस्से मैंने बताए थे, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, ये दोनों में ही कन्फर्मेशन चेंज करता है और दोनों में कन्फर्मेशन चेंज इस तरीके से करता है कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट की तो एफिनिटी को बढ़ा देता है। तो जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए बढ़ेगी तो Km क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और कैटालिटिक जो साइट है उसकी एक्टिविटी को ये कम कर देता है। तो कैटालिटिक साइट जो है उसकी एक्टिविटी को कम करेगा तो Vmax क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अनकम्पिटिटिव में Km और Vmax दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब Km अगर डिक्रीज हो रहा है तो एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब कितना चेंज हो रहा है, अगर हम ये देखें कि भाई Km जो है वो कंट्रोल रिएक्शन है और ये Vmax भी कंट्रोल रिएक्शन, मतलब जब हमने इनहिबिटर नहीं डाला तब हम Km और Vmax डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इनहिबिटर रिएक्शन में डाल देते हैं तो वहाँ पे अब जो हमें Km मिलेगा उसको हम Km नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, Km प्राइम, और जो Vmax मिलेगा उसको क्या कहेंगे, Vmax प्राइम, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया आपका कंट्रोल रिएक्शन और ये है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो इनहिबिटर की प्रेजेंस में कितना है वो ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो Km प्राइम है, अगर मैं ये देखूं कि भाई इनहिबिटर की प्रेजेंस में Km कितना चेंज होगा तो अल्फा Km, राइट। और Vmax प्राइम की वैल्यू, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर अगर मैं Vmax कैलकुलेट करूं तो वो मिलेगा मुझे Vmax बाई अल्फा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km है वो Km प्राइम जो है वो अल्फा Km है और जो Vmax है, मतलब मॉडिफाइड जो वेलोसिटी आपको मिलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो मिलेगी वो Vmax बाई अल्फा है, ठीक है। इन दोनों को आप माइकलिस मेंटन इक्वेशन
और लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन में रख देना है। अब यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्फ़ा क्या है, वही सेम है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस इनहिबिटर कंसंट्रेशन I डिवाइडेड बाई Ki, इनहिबिटर कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर इनहिबिटर कंसंट्रेशन बढ़ती है, I अगर बढ़ेगा तो अल्फ़ा क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, और अल्फ़ा अगर बढ़ेगा तो Km प्राइम जो है वो क्या होगा, ये बढ़ेगा, लेकिन Vmax प्राइम जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक किया है हमने, उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। जो मॉडिफाई Km है वो भी यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये Km बाई अल्फा है, क्योंकि Km और Vmax दोनों ही यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड Km है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर वो भी Km बाई अल्फा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं अपनी गलती को यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। तो इनहिबिटर कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो तो अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ेगा तो Km एंड Vmax दोनों ही क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। Km एंड Vmax दोनों ही डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये एक आपस का इनका एक काइनेटिक्स रिलेशनशिप रहा। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में जहाँ कहीं भी माइकलिस मेंटन में Km है वहाँ Km बाई अल्फा लिख दीजिए, जहाँ कहीं भी Vmax है वहाँ Vmax बाई अल्फा लिख दीजिए। आपको माइकलिस मेंटन इक्वेशन और लाइन-वीवर इक्वेशन मिल जाएगी, किसके लिए, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए MM इक्वेशन, माइकलिस मेंटन इक्वेशन in presence of uncompetitive inhibitor। ठीक है, तो अनकम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है उसकी प्रेजेंस में माइकलिस मेंटन, तो देखिए माइकलिस मेंटन की इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू Vmax इंटू एस डिवाइडेड बाई Km प्लस एस। तो Vmax प्राइम इक्वल टू, जैसे इसको मैं V प्राइम कहूँगा क्योंकि ये Vmax को नहीं, V प्राइम इक्वल टू Vmax जो है उसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, Vmax बाई अल्फा इंटू एस, और जो Km है उसकी जगह पे क्या लिखोगे, Km बाई अल्फा प्लस एस। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई आपकी जो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लाइन-वीवर-बर्क इक्वेशन देखता हूँ, लाइन-वीवर-बर्क इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो देखिए LB इक्वेशन, इन प्रेजेंस ऑफ I, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और कौन सा इनहिबिटर, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी 1/Vmax आ रहा वहाँ Vmax की जगह पे Vmax बाई अल्फा कर देना है, और जहाँ Km आ रहा वहाँ Km बाई अल्फा कर देना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1/V प्राइम इक्वल टू Km बाई Vmax, Km बाई Vmax इंटू 1/S प्लस अल्फा बाई Vmax। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप Vmax बाई अल्फा लिखते हो और यहाँ Km बाई अल्फा लिखते हो तो अल्फा से अल्फा यहाँ कट जाता है, और इस तरीके से ये जो वैल्यू आ रही है Km बाई Vmax ये स्लोप को दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्लोप, और स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। तो लाइन-वीवर-बर्क इक्वेशन में आपको जो स्लोप है वो आपको चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर जो स्लोप है वो भी Km बाई Vmax है, और इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर जो है वो भी Km बाई Vmax है। तो स्लोप तो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ। अब थोड़ा सा इसको ग्राफिकल उससे देख लेते हैं।
अगर हम ग्राफ में माइकलिस मेंटन ग्राफ को देखें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ को देखें और हम डबल रेसिप्रोकल लाइनवीवर बर्क प्लॉट को देखें, तो दोनों को अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनकम्पिटिटिव में अगर हम हाइपरबोलिक कर्व में देखें तो यहाँ ये जो है -i ये इन्वर्टर की एब्सेंस में है, और ऑब्वियसली यहाँ Vmax जो है इस रेड में लाइन से जो शो हो रहा है यहाँ पे Vmax कम हुआ है और Km भी यहाँ पे कम हुआ है। तो ये जो है इन्वर्टर की प्रेजेंस में आपको ये वाली काइनेटिक्स, रेड लाइन से जो काइनेटिक्स हो रही है वो इन्वर्टर की प्रेजेंस में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लाइनवीवर बर्क इक्वेशन में देखें तो देखिए स्लोप तो दोनों का कांस्टेंट ही है। क्यों? ये हमने प्रीवियसली यहाँ भी डिस्कस कर लिया था कि भाई यहाँ स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, स्लोप जो है यहाँ पर कांस्टेंट है स्लोप। तो यहाँ जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है ये -1/km को रिफ्लेक्ट करता है और ये भी -1/km। तो यहाँ पे जो km है वो डिक्रीज हो रहा है और नीचे की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओवरऑल जो है वो बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो है लेफ्ट की तरफ भागेगा। स्लोप तो चेंज नहीं हो रहा और Vmax जो है वो भी कम हो रहा है, तो Vmax कम हो रहा है तो इसका मतलब ये जो रेड लाइन से जो ग्राफ दिख रहा है वो इन्वर्टर की प्रेजेंस में है और जो ब्लैक लाइन से आपको जो काइनेटिक्स दिख रही है वो इन्वर्टर की एब्सेंस में। अब ये पता कैसे करना है? देखिए 1/Vmax, ये जो इंटरसेप्ट है ये 1/Vmax को शो कर रहा है। तो इन्वर्टर की प्रेजेंस में 1/Vmax जो है वो Vmax जो है वो कम हो रहा है। तो जब Vmax कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? इसकी बढ़ेगी। तो ये ऊपर वाले ग्राफ के लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू बढ़ी है, इसीलिए ऊपर की जो ग्राफ लाइन है वो इन्वर्टर की प्रेजेंस को शो कर रहा है और नीचे की जो ग्राफ वैल्यू है वो इन्वर्टर की एब्सेंस में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी काइनेटिक्स को थोड़ा सा देखना है। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। एल-फिनाइल एलेनिन जो है एक एंजाइम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये आगे हम बायोटेक्नोलॉजी में इस एंजाइम को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। एल्कलाइन जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को एक कंपाउंड जो है या ये कहें एक एमिनो एसिड ब्लॉक करता है और उस एमिनो एसिड का नाम है एल-फिनाइल एलेनिन, राइट। ठीक, ये जो एल-फिनाइल एलेनिन जो कंपाउंड है ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और ये किस तरीके से ब्लॉक कर रहा है? अनकम्पिटिटिव मैनर में ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा कि भाई जो एंजाइमेटिक इनहिबिशन है रिवर्सिबल टाइप का वो 3 तरीके का है, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव। और वहाँ पे तीनों को हमने थोड़ा सा डिटेल डिस्कस किया और तीनों में हमने ये देखा कि किस तरीके से Km और Vmax आपस में चेंज हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो एंजाइम है उनको किस तरीके से आप इनहिबिट कर सकते हो, किस तरीके से उनकी एक्टिविटी जो है डिफरेंट काइनेटिक्स फॉलो कर रही है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ये हमने अपने प्रेजेंट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करना है, आपको अच्छे से इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, बस एक बार इसकी काइनेटिक्स अगर बच्चे की समझ में आ जाती है तो बहुत ईजी है फिर उसके लिए, राइट। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं जो इनहिबिशन के अलावा कई बार हमारे सामने क्वेश्चन के रूप में सामने आ जाते हैं। जैसे एक छोटा टॉपिक है आइसोजाइम। इनहिबिशन के अलावा एक छोटा सा टॉपिक है आइसोजाइम, या इसको शॉर्ट में कहें एक आइसो एंजाइम, ठीक है। तो आइसोजाइम या आइसो एंजाइम क्या है? देखिए कोई भी जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है और रिएक्शन के लास्ट में वो वापस निकल जाता है। तो आइसोजाइम कहते हैं कि अगर मान लो किसी जीव के अंदर 2 जीन्स हैं, राइट, जीन 1 और जीन 2,
ये दोनों जीन्स जो है वो एंजाइम बना रही हैं। तो जीन 1 के द्वारा जो एंजाइम बनेगा वो एंजाइम कौन सा होगा, वो E1 एंजाइम होगा। और जीन 2 के द्वारा जो एंजाइम बनेगा वो क्या होगा, E2 होगा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये दोनों एंजाइम सेम सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब कि सीक्वेंस में, सारी काइनेटिक पैरामीटर्स में, मॉलिक्यूलर वेट में, चार्ज में, हर चीज में अलग होने के बावजूद भी ये एक जैसी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो इस तरीके के एंजाइम्स कहला रहे हैं आइसोजाइम या आइसो एंजाइम। क्योंकि दोनों ही एंजाइम्स, अगर मान लो वहाँ उस रिएक्शन में दो डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और दोनों एंजाइम सेम सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करते हैं और सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दोनों एंजाइम चूंकि अलग अलग जीन के द्वारा बन रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे जो काइनेटिक वैल्यू है, काइनेटिक वैल्यू जैसे के कैट, के एम, मॉलिक्यूलर वेट, राइट, तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये अलग होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो एंजाइम्स हैं इनको आइसोजाइम या आइसो एंजाइम कहलाते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें, इनका एमिनो एसिड सीक्वेंस भी अलग होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी अलग होता है, चार्ज भी अलग होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी अलग होती है, सब कुछ अलग है। अगर सही है, सिमिलर है, तो वो एक ही चीज़ है कि ये सेम सबस्ट्रेट पर रिएक्ट कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। अब इसमें जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट जो डिहाइड्रोजनेज है ये एक आइसोजाइम है। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज करता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमारा पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो पायरुविक एसिड को ये एंजाइम लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो और ये इन प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस एंजाइम को हम LDH बोलते हैं। और इसके अगर हम आइसोजाइम टाइप देखें कि कितने टाइप का ये पाया गया है, तो ये टोटल 5 टाइप्स का मिलता है। मतलब 5 डिफरेंट जीन्स हैं इस एंजाइम्स को बनाने वाली, और ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है 5 डिफरेंट टाइप्स का पाया जा रहा है, लेकिन सेम रिएक्शन को ये कैटालाइज कर रहा है। और रिएक्शन क्या है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का बनाना। एक दूसरा एंजाइम है, राइट, क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन जो काइनेज है वो भी एक आइसोजाइम का एग्जाम्पल है। और क्रिएटिन काइनेज के जो टाइप्स हैं वो हैं 2, तीन। क्रिएटिन काइनेज जो है वो 3 टाइप्स का पाया जाता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएटिन काइनेज की टोटल 3 जीन्स पाई जा रही हैं, ठीक है। हर चीज़ में डिफरेंट है। अगर आप इनको इलेक्ट्रोफोर्सेस में भी रन करोगे तो अलग अलग इनकी मोबिलिटी होगी, मॉलिक्यूलर वेट अलग है, चार्ज अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन सेम है, सिमिलर है। तो वो सिर्फ ये चीज़ है कि ये सेम सबस्ट्रेट पे रिएक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे टाइप की एंजाइम्स भी कभी कभी आपके सामने आ जाते हैं, एबजाइम्स, राइट, या एब एंजाइम, ठीक है, एबजाइम्स या एब एंजाइम। अगर कोई एंटीबॉडी कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखती है तो एबजाइम्स को डिफाइन क्या करोगे, एबजाइम को डिफाइन करेंगे हम एंटीबॉडी विद कैटालिटिक एक्टिविटी, एंटीबॉडी विद कैटालिटिक एक्टिविटी। तो अगर कोई एंटीबॉडी कैटालिटिक एक्टिविटी रखती है तो इसका मतलब वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रही है, तो उसको हम एबजाइम्स या एब एंजाइम कहेंगे, राइट। इसके अलावा एक है एलो एंजाइम। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको बस आपको ध्यान रखना है। एलो एंजाइम, अब एलो एंजाइम किसको कहते हैं, एलो एंजाइम कहते हैं कि जो डिफरेंट, राइट, तो एंजाइम अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो एलो एंजाइम कहेंगे एंजाइम सिंथेसाइज या एंजाइम सिंथेसाइज्ड
from different allele ऑफ सेम जीन, मतलब एक ही जीन की दो डिफरेंट एलील होंगे और उन दो डिफरेंट एलील से जो एंजाइम यहाँ पे बनेंगे उनको आपस में कहते हैं एलो एंजाइम। अब चूंकि वो दो अलग अलग एलील से बन रहे हैं तो उनका जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा। इसका मतलब ड्यू टू different, right, sequence, due to difference in amino acid sequence, they consist या they show different electrophoretic mobility, different electrophoretic मोबिलिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो अलग होगी क्योंकि एलील्स में थोड़ा बहुत डीएनए सीक्वेंस का डिफरेंस होगा और डीएनए सीक्वेंस अगर डिफर है तो वहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंस में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बाकी जो काइनेटिक पैरामीटर है, रिमेनिंग काइनेटिक पैरामीटर, रिमेनिंग के कैट के एम, राइट, लोकेशन पैरामीटर डू नॉट चेंज, लोकेशन पैरामीटर डू नॉट चेंज। तो मतलब इन चीज़ों में कोई कमी वहाँ पे नहीं आएगी, कोई वेरिएशन वहाँ पे नहीं आएगा। अगला है एक राइबोजाइम। वैसे तो मैंने एंजाइम्स की जब शुरुआत की थी फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है, बट राइबोजाइम कहते हैं कि अगर जो है आरएनए जो है कैटालिटिक एक्टिविटी अगर रखता है तो इसको राइबोजाइम कहते हैं। जो राइबोजाइम है ये थॉमस कीच एंड ऑल्टमॉन ने सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए की स्प्लाइसिंग में इसको देखा था। तो राइबोजाइम मतलब आरएनए विद कैटालिटिक एक्टिविटी, राइट। और ये डिस्कवरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि यहाँ से एक आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस निकल के आई जिसने ये बोला कि इनिशियली जब इवोल्यूशन हुआ तो कैटालिटिक एक्टिविटी प्रोटीन के पास नहीं थी। किसके पास थी? आरएनए के पास थी, लेकिन आरएनए के पास साथ कुछ स्टेबिलिटी इशू थे, इसीलिए ड्यूरिंग द एवोल्यूशन धीरे धीरे वो कैटालिटिक एक्टिविटी किस पे शिफ्ट हो गई? प्रोटीन पे शिफ्ट हो गई। राइबोजाइम की जो डिस्कवरी है वो थॉमस कीच एंड ऑल्टमॉन ने प्री राइबोसोमल आरएनए की स्प्लाइसिंग के ड्यूरेशन में की थी। यहाँ पे कुछ और भी प्रोटीन्स हैं जो राइबोजाइम नेचर शो करती हैं, जैसे पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। प्रोटीन सिंथेसिस में ये 20 पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, तो जो 23S राइबोसोमल आरएनए है वही पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज बनाता है और ये पी साइट से ए साइट पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। ये पी साइट से पेप्टाइड बॉन्ड को कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? ए साइट पे। ये हम प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे कि कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ बस आपको इतना ध्यान रखना है। साइट क्या है? ये राइबोसोम में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एमिनो एसिड टीआरएनए ये सब बाइंड होते हैं, उनको हम साइट कहते हैं। वो हम प्रोटीन सिंथेसिस में देखेंगे, बहुत ज़्यादा मैं इनके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि राइबोजाइम ये दो ही हैं, कुछ और प्रोटीन्स भी हैं। जैसे एक प्रोटीन है आरएनएच-पी। आरएनएच जो पी है ये प्रोटीन टीआरएनए की स्प्लाइसिंग में भाग ले रही है, राइट। तो इट इन्वॉल्व प्री टीआरएनए स्प्लाइसिंग, और प्री टीआरएनए स्प्लाइसिंग में भाग ले रही है और ये आरएनए नेचर की जो है एंजाइम है, इसकी नेचर क्या है? आरएनए नेचर है, इसलिए ये एक राइबोजाइम है। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ छोटे छोटे कुछ सेक्शंस हैं एंजाइम में जो हमने देखे, आइसोजाइम हुआ, राइबोजाइम हुआ, एलो एंजाइम्स हुआ, राइट, एपजाइम्स हुआ। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चन नहीं आते। राइबोजाइम और आइसोजाइम जरूर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
तो उम्मीद करता हूँ कि एंजाइम इनहिबिशन और ये डिफरेंट जो शॉर्ट नोट्स थे एंजाइम्स को लेके ये हमने डिस्कस किए, आपको एंजाइम इनहिबिशन यहाँ से समझ में आया होगा। एंजाइम काइनेटिक्स में मैं एक लास्ट वीडियो लेक्चर और यहाँ पे हम रखेंगे जिसमें एंजाइम की कैटालिसिस स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम जो है वो उसकी जो कैटालिसिस स्ट्रेटजी है उसको किन किन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एंजाइम इनहिबिशन और ये शॉर्ट नोट्स आपको क्लियर हुए होंगे।